हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। पिछले दो वीडियोस में हमने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ पॉइंट्स को स्टडी किया। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड पॉइंट को स्टडी करेंगे और आज के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे एग्जामिनेशन में प्रायः पूछे जाते हैं, इसलिए हाईली इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे सारे पॉइंट्स को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा कंफ्यूजन यहीं पे दूर होगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपका आज का सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग दे लेंगे। पिछले क्लास में हमने कितने पॉइंट्स को देखा, आज हम लोग जो भी पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नंबर देंगे। ध्यान दें, आज का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसमें हम लोग ईच, एवरी, इधर, नीदर और वन के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान से समझेंगे। आज का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ईच, एवरी, ईदर, नीदर और वन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, बहुत से लोग इसका प्रोनाउंसिएशन आइदर और नाइदर करते हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए आप फ्री हैं, आपको जो इच्छा आप प्रोनाउंसिएट करें, बट कॉन्सेप्ट वही फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा। ध्यान दें, तो इनके बारे में क्या कंडीशंस हैं, ऐसे क्या क्या कंडीशन है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। सबसे पहली बात जो आपको इनके बारे में जाननी है कि इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ईच बॉयज नहीं बोल के ईच बॉय बोलेंगे, एवरी गर्ल्स नहीं बोल के एवरी गर्ल बोलेंगे, इधर स्टूडेंट्स नहीं बोल के इधर स्टूडेंट बोलेंगे, नीदर प्लेयर्स नहीं बोल के नीदर प्लेयर बोलेंगे। यानी इनके साथ आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर बात करें इनके साथ आने वाले वर्ब की, तो वो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी इनके साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर और इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। जैसे मैं कहूं एवरी स्टूडेंट हैज कम, सेंटेंस क्या है, एवरी स्टूडेंट हैज कम। तो एवरी की वजह से स्टूडेंट सिंगुलर नाउन आया और एवरी की वजह से वर्ब भी सिंगुलर हैज के रूप में आया, एवरी स्टूडेंट हैज कम। अब अगर हम एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे उठाएं, सबसे पहली बात कि क्या इनके साथ नाउन प्लूरल हो सकता है, क्या इनकी मौजूदगी में हम लोग नाउन को प्लूरल कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल प्लूरल कर सकते हैं। अगर आप ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन की मौजूदगी में या इनके साथ क्या यूज कर दे, ऑफ। जैसे ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ। अगर आप इनके साथ ऑफ ऐड करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन हर हाल में प्लूरल होगा। आने वाला नाउन हर हाल में प्लूरल होगा। जैसे each of the boys, every one of the girls, either of the students, neither of the players, one of the books। यानी इनके साथ अगर आप ऑफ को ऐड करेंगे तो नाउन हर हाल में प्लूरल होगा। लेकिन एक दूसरा सवाल है आपके सामने, क्या इनके साथ वर्ब प्लूरल लगा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आप नाउन सिंगुलर यूज करो या फिर नाउन प्लूरल यूज करो, वर्ब हर हाल में इनकी मौजूदगी में कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। जैसे मैं लिख दूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव डन इट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव डन इट। तो जरा देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स इनको देखेंगे, इस सेंटेंस को देखेंगे तो पाएंगे कि फ्रेंड्स के साथ हैव लगा है, जबकि हमारी थ्योरी कहती है कि वन के साथ हमने क्या प्लेस किया है, ऑफ। और जब वन के साथ ऑफ प्लेस हो जाएगा तो नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल। बिल्कुल सही है, फ्रेंड में एस लगा हुआ है यानी नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब प्लूरल होने का कोई कंडीशन नहीं है इनके साथ। इस वजह से हम यहां हैव का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, हैज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन के साथ नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर। सवाल पे गौर कीजिएगा, नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर। वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। क्या नाउन प्लूरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब आप इनके साथ क्या लगा दें, ऑफ। अगर आपने ऑफ नहीं लगाया है तो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर।
लेकिन क्या वर्ब प्लूरल हो सकता है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इनकी मौजूदगी में वर्ब हम लोग हर हाल में कैसा रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ नई बातों की जानकारी आपको दूं। देखिए, इससे रिलेटेड एक बात समझ लीजिए। और जब हम लोग ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एग्जाम में हमारे पूछा जाता है, इनके साथ एक वर्ड यूज किया जाएगा, देयर। कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? देयर। आपको पता है देयर क्या है? जैसे आप आई के अधिकार बताने के लिए माई शब्द का प्रयोग करते हैं, माई बुक, माई पेन, उसी तरह दे का अधिकार बताने वाला शब्द कौन है? देयर, जिसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। बट आप समझ लें कि अगर किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, ईदर, नीदर या वन लगा हुआ है तो हम वहां देयर का यूज नहीं करेंगे। जरूरत के अनुसार हम वहां हिज या फिर हर का यूज करेंगे। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ये पता लगता है, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ये पता लगता है कि वहां गर्ल्स, विमेन या लेडी की बात हो रही है तो आप हर लगाएं, अदरवाइज किसका यूज करेंगे? हिज का। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन देयर वर्क। Every one of the students has done their work। अगर हम गौर करके देखें तो everyone लगा हुआ है, everyone, और साथ में क्या आया? of। साथ में क्या आया? of के आने से नाउन कैसा होगा? प्लूरल। इस वजह से हमने यहां स्टूडेंट्स लिखा। क्या लिखा? स्टूडेंट्स। लेकिन वर्ब हमें कैसा चाहिए? सिंगुलर। इस वजह से हमने हैज लिखा। तो आपने पाया कि नाउन भी सही है और वर्ब भी सही है, लेकिन गलत क्या है? तो भैया यहाँ एवरी लगा हुआ है, एवरीवन में एवरी है ना, एवरीबॉडी में एवरी है, एवरीथिंग में एवरी है। तो अगर एवरी लगा हुआ है तो हम देयर का यूज नहीं करके हिज या हर का यूज करेंगे। और हर का यूज तब करेंगे जब बात पता चले कि गर्ल्स या विमेन या लेडी की हो रही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम वहां हिज का ही यूज करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये ऐसे शब्द हैं बाबू ग्रामर के जिन पे एंड की थ्योरी काम नहीं करेगी, जिन पे एंड की थ्योरी काम नहीं करेगी। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर एंड से जुड़ करके दो सब्जेक्ट आए, दो नाउन आए तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन अगर एंड से जुड़ करके दो नाउन आए और उनके साथ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या वन लगा हो तो भी वर्ब प्लूरल नहीं होगा। इनकी मौजूदगी में वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। जैसे मैं बोलूं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज रीडिंग। वर्ब यहां भी इज है एंड की मौजूदगी में। तो कारण एंड नहीं है, कारण ईच, एवरी, ईदर, नीदर और वन है। इनकी मौजूदगी में वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। नाउन प्लूरल हो सकता है डियर जब आप ऑफ प्लेस कर दें। अगर ऑफ नहीं है तो नाउन प्लूरल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये आज का सबसे पहला पॉइंट है जो आपको जानना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, एग्जाम के लिए बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं। अगले पॉइंट की तरफ मैं आऊं तो अगला जो पॉइंट है वो एक ऐसे शब्द से रिलेशन रखता है जो शब्द आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले जो शब्द मैं लिख रहा हूं उस पे गौर करें। मेरा जो वर्ड है वो वर्ड है मैनी। वर्ड क्या है? मैनी। मैनी के साथ आने वाला जो भी वर्ड हो, जो भी वर्ड कहने का मतलब आप इसके साथ नाउन यूज कर सकते हैं, आप इसके साथ वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर आप मैनी के साथ नाउन लगाते हैं तो याद रखिए आप मैनी के साथ नाउन प्लूरल लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं मैनी स्टूडेंट्स, तो यहां मैंने मैनी के साथ प्लूरल नाउन लगाया। और मैनी के साथ अगर आप वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगा, क्योंकि मैनी का मतलब ही होता है बहुत। जैसे मैं बोलूं मैनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग, मैनी प्लेयर्स हैव कम। तो ये बातें ध्यान रखें कि मैनी के साथ अगर नाउन चाहिए तो भी प्लूरल, अगर वर्ब चाहिए तो भी प्लूरल। इतना आसान पॉइंट होता तो शायद मैं बोर्ड पे नहीं लिखता। आज मैं अच्छे पॉइंट्स पढ़ाने के मूड में हूं, इसलिए ध्यान रखें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के वो आज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आज और अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। मैनी के साथ एक एग्जाम बहुत बड़ा क्वेश्चन करता है हमारे साथ।
मैनी के साथ ए और एन को जोड़ दिया जाता है, मैनी के साथ ए और एन को जोड़ दिया जाता है। देखिए कितना बड़ा कंट्रोवर्सी है। मैनी का मतलब होता है बहुत और ए और एन का मतलब होता है एक, यानी ये एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जो बहुत के साथ साथ एक की बात करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको नाउन सिंगुलर रखना है और वर्ब भी सिंगुलर रखना है। फिर से सुने, मैनी के साथ कोई भी कंडीशन हो, अगर मैनी के साथ नाउन देना है तो प्लूरल देना है, मैनी के साथ वर्ब देना है तो प्लूरल देना है। लेकिन अगर मैनी के साथ ए या एन लग जाए, मैनी के साथ ए या एन लग जाए तो ऐसे कंडीशन में नाउन सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम के पर्पज से। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, मैनी अ स्टूडेंट इज इन द क्लास, मैनी अ स्टूडेंट इज इन द क्लास। जरा सोचेंगे, बहुत से बच्चों के दिमाग में इसका मीनिंग आएगा कि भाई सर ये कहना क्या चाह रहा है। आप एक बात दिमाग में रख लें, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे ग्रामर को स्टडी करते हैं तो आपको मीनिंग को अवॉइड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदी में बोलते कुछ है और इंग्लिश में उसका नियम कुछ है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं मैं आपको 2 वर्षों से जानता हूं, मैं आपको 2 वर्षों से जानता हूं। लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो हम बोलते हैं आई हैव नोन यू फॉर 2 years, आई हैव नोन यू फॉर 2 years। जबकि हमें हिंदी में पढ़ाया जाता है ताहे तीहे सिंपल प्रेजेंट होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ ग्रामेटिकल फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं, इसकी हिंदी के पीछे ना भागे, आप ग्रामेटिकल रूल के पीछे भागे कि मैनी के साथ ए लग गया भाई, तो नियम क्या कहता है कि नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो मैंने नाउन को सिंगुलर रखा और वर्ब भी सिंगुलर रखा। कभी मैनी के साथ एन दे देगा, वो वॉवेल साउंड वाली बात, एक दिन इसी वॉवेल और कॉन्सोनेंट की क्लास दूंगा, स्पेशल क्लास। हमें वॉवेल 5 पढ़ा दिया जाता है, ए ई आई ओ यू। आपको मैं पढ़ाऊंगा वॉवेल 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, क्यों कैसे, ये सारी चीजें समझाऊंगा। अगर यहाँ पे मैनी ए के जगह एन दिया जाएगा तो यहाँ अम्ब्रेला रख दिया जाएगा, मैनी एन अम्ब्रेला इज कॉस्टली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैनी का नियम कहता है कि अगर मैनी अकेले है तो भाई नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, जो भी देना है प्लूरल देना। लेकिन मैनी के साथ अगर ए या एन लग जाए तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। बिल्कुल सही। चलिए इसी पॉइंट में मैं एक और बात जोड़ दूं जो इसी से मिलती जुलती है। मोर के साथ, मोर के साथ आप जानते हैं ना, मोर का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन मोर के साथ 2 स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक मोर के बाद नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन। अगर मोर के साथ नाउन आना चाहे तो उस नाउन को आप प्लूरल रखिएगा। जैसे मैं बोलूंगा मोर स्टूडेंट तो आप कहेंगे नहीं सर मोर स्टूडेंट्स होगा। मैं बोलूंगा मोर बॉय तो आप बोलेंगे मोर बॉयज होगा। मोर गर्ल तो आप कहेंगे मोर गर्ल्स होगा। तो मोर के साथ आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल। उसके बाद आपको देन वन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, देन वन। तो याद रखिएगा ऐसे केस में वर्ब भी प्लूरल होगा, ऐसे केस में वर्ब भी प्लूरल होगा। एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान देंगे। चलिए इसी के नीचे एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैं बोलूं मोर बॉयज देन वन आर एब्सेंट, मोर बॉयज देन वन आर एब्सेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो गौर करिए, मोर के साथ हमारा नाउन आया तो नियम क्या कहता है, मोर के साथ आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, और उसके बाद देन वन आ गया, लेकिन वर्ब कैसा चलेगा, प्लूरल। इस वजह से हमने यहाँ आर का यूज किया। तो भाई ऐसा क्या है इसमें जो एग्जाम पूछेगा, ध्यान रखिए। बहुत से बच्चे वन देख के यहाँ वर्ब सिंगुलर सही मानेंगे और एग्जाम आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब देगा, क्योंकि उसने वन लगा रखा है। वन नहीं लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि जब हम बोलते हैं मोर बॉयज तो हमारा दिमाग खुद ब खुद समझ जाता है कि यहाँ एक से ज्यादा की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है, एक से ज्यादा की। तो देन वन नहीं भी देंगे तो भी वो एक से ज्यादा ही रहेगा, और ऐसे केस में भी वर्ब हर हाल में प्लूरल होगा। लेकिन मोर का एक दूसरा स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। मोर के दूसरे स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। मोर के साथ अगर देन वन आ जाए, देखिए फर्क क्या हुआ, यहां पे मोर देन वन एक साथ आ रहा है, लेकिन यहां पे मोर के साथ पहले नाउन आया और उसके बाद देन वन आया। लेकिन मोर देन वन अगर एक साथ आ जाए, बीच से नाउन गायब,
अब नाउन यहां आना चाहे किसके बगल में, वन के बगल में, तो वो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। किसकी वजह से, वन के प्रभाव की वजह से। जैसे इसी एग्जांपल को मैं यहां लिखूं, मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट, मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट। अब अगर आप गौर करके देखें, इन दोनों एग्जांपल को कंपेयर कीजिए, दोनों में हम लोग दो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। यहां मोर के साथ नाउन आया तो प्लूरल हो गया, और उसके बाद देन वन आया तो नियमतः वर्ब भी प्लूरल हो गया। लेकिन जब हमने मोर के साथ देन वन को यूज किया, मोर देन वन एक साथ, मोर देन वन एक साथ, और ऐसे कंडीशन में वन के कारण नाउन सिंगुलर हो गया, और नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसा ले लिया, सिंगुलर ले लिया। ये दो स्ट्रक्चर है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, जरा सोच समझ के अपने आंसर को दें। अगर मैं इस वन के जगह 2, 3, 4, 5 यानी इसके नंबरिंग को बढ़ा दूं तो आपके सेंटेंस को कहां फर्क पड़ेगा, पता है आपको? अगर आप यहां 2, 3, 4, 5 कुछ भी कर दे तो सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाउन प्लूरल किसकी वजह से हुआ, मोर की वजह से, और वर्ब प्लूरल किसकी वजह से हुआ, प्लूरल नाउन की वजह से। आप यहां 2, 3, 4, 5 जो लिखना चाहो लिख सकते हो। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में अगर मैं यहां 1 के जगह 2, 3, 4, 5 कर दूं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा हमारे सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि यहां नाउन किसकी वजह से सिंगुलर था, 1 की वजह से। अब मैं यहां 2, 3, 4, 5 करूंगा सॉरी, तो नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल। अभी तक ऐसे एंगल से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं किया गया इस पॉइंट में कि यहां 2, 3, 4, 5 किया गया, लेकिन आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। हम लोग अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। दो हैक्टिक पॉइंट्स के बाद अब एक बहुत ही आसान सा पॉइंट आपके लिए आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये वो शब्द है जिसको आप कई बार अपने लाइफ में यूज किए होंगे, इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, तो आप जब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब हर हाल में सिंगुलर देंगे। इट के साथ वर्ब हर हाल में कैसा देंगे, सिंगुलर। आपका एक फेवरेट एग्जांपल, इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। तो आपने इट के साथ वर्ब कैसा लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा था आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने के मूड में हूं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस पॉइंट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का एक कारण है। हमने बचपन से एक एग्जांपल यूज किया है, इट इज मी। तो इट इज मी जब हम लोग बोलते हैं तो हमारा एग्जाम में हमें इट इज मी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ा और लंबा होता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे। फिलहाल इट इज मी में हम लोग क्या बात करेंगे। अगर इट इज मी को देखा जाए तो इट इज मी का कंडीशन क्या है, ध्यान से समझेंगे। इट की अगर मैं बात करूं तो इट के साथ बी लगा होगा। कौन लगा होगा, बी। बच्चा देखो, जब भी मैं बी बोलूं तो समझ जाना है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनकी बात कर रहे हैं सर। अगर आप इट के साथ बी का यूज करें, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो इट के साथ या तो सिंगुलर में ई जाएगा या तो वाज आएगा, बाकी के वर्ब्स नहीं आएंगे। ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करें, नाउन नहीं, हम डायरेक्टली लिखते हैं प्रोनाउन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां नाउन नहीं आएगा। चलो आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दूं नाउन। भैया प्रोनाउन नहीं आता है जहां नाउन आ सकता है। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने नाउन लिख दिया। याद रखना, इस जगह पे जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब ध्यान दे, मैं यहां नाउन क्यों नहीं लिखना चाहता हूं, कारण है, जब हम राम को यूज करते हैं तो राम एक नाउन है। आप सब्जेक्ट के जगह लिखते हैं राम को तो क्या लिखते हैं, राम इज कमिंग, राम इज कमिंग। अगर आप राम को ऑब्जेक्ट के जगह लिखते हैं, जैसे आई कॉल्ड राम, तो क्या राम के फॉर्म में चेंजेस आया, नहीं। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि नाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले रूप में अंतर नहीं होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउन की, जरा ध्यान देना। आई कॉल्ड राम, ये आई क्यों हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट था। अगर मैं इस एग्जांपल को घुमा दूं और बोलूं राम कॉल्ड आई, मजा नहीं आया। सेंटेंस होना चाहिए राम कॉल्ड मी। क्यों, क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म होता है वो मी होता है। तो प्रोनाउन के सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में डिफरेंस होता है डियर। इस वजह से यहां मैं प्रोनाउन लिखना चाह रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने नाउन भी लिख लिया। सीख लो पॉइंट कि इट के साथ कभी भी इज या वाज यानी बी लगा रहे तो जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में? सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो जरा वापस आइए अपने एग्जांपल पे। इट इज मी, आज के बाद नहीं बोलना है, आज के बाद बोलना या लिखना क्या है? इट इज आई। अगर मैं बोलूं इट इज देम तो आप क्या बोलेंगे? इट इज दे। अगर मैं बोलूं इट इज हिम तो आप क्या बोलेंगे? इट इज ही। बिल्कुल सही। तो ये इट का पॉइंट था, ऐसे ही नहीं पढ़ाया गया, इस पॉइंट को जानने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। आराम से रिलैक्स होके इन वीडियोस को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी एक एक करके। वीडियो में भले 5-6 पार्ट लग जाए, कोई बात नहीं। देखिए पॉइंट है जो द प्लस एडजेक्टिव हम लोग बोलते हैं, यानी अगर आप एडजेक्टिव के साथ द का यूज करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं आपके पास। जैसे आपने कहा द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द ब्रेव एटसेट्रा। इनको अगर आप वर्ब देना चाहें तो ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेंगे। कैसा वर्ब लेंगे? हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप द पुअर बोलते, सबसे पहली बात, पुअर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में आप एस नहीं लगाते हैं। अगर मैं बोलूं आई एम हैप्पी तो इसका मतलब है कि मैं खुश हूं। अगर मैं बोलूं आई एम हैप्पीज, इसका मतलब मैं बहुत खुश हूं क्या? नहीं, हैप्पी में एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें एस जोड़ के हम उनका प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को देखूं और बोलूं भाई तुम सैड हो, मतलब दुखी हो, और अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो मैं उसको बोलूं भाई तुम सैड क्यों हो। एडजेक्टिव में एस लगाने वाली प्रथा नहीं है। तो ठीक इसी तरह से पुअर में एस मत लगाया कीजिए। बहुत से लोग पुअर्स लिख देते हैं गरीब लोग देख करके। पुअर्स मत लिखा कीजिए, द पुअर लिखा कीजिए। पुअर में कभी भी एस नहीं जोड़ेंगे, हम क्या लिखेंगे? द पुअर। ध्यान दीजिए यहां वर्ब प्लूरल क्यों आता है? क्योंकि जब आप दी प्लस एडजेक्टिव को वर्ब देते हैं तो वो डी प्लस एडजेक्टिव जो होता है, वो द प्लस एडजेक्टिव जो होता है, वो अपने होल ग्रुप को शो करता है। जैसे द पुअर का मतलब निकलता है गरीब लोग, द रिच का मतलब निकलता है अमीर लोग, द ब्लाइंड का मतलब निकलता है अंधे लोग, द ब्रेव का मतलब निकलता है बहादुर लोग। और जब आप इनके होल ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। इसलिए मैं बोलता हूं द पुअर आर हेल्पलेस, द ब्रेव आर रेस्पेक्टेड। इस तरीके के एग्जाम्पल को यूज किया जाता है। तो ध्यान दें कि जब आपके पास दी प्लस एडजेक्टिव का कोई भी एंगल आए, ऐसे पॉइंट में हम लोग वर्ब हमेशा प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि वो जो वर्ब होगा वो वर्ब अपने एडजेक्टिव के होल ग्रुप को, आपको ग्रामेटिकल लैंग्वेज जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव जो होता है वो प्लूरल कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से इसके साथ वर्ब प्लूरल आता है। लेकिन अभी वजह तो साइड में रखें और आप समझ लें कि दी प्लस एडजेक्टिव के साथ जब भी वर्ब लगाना है वो वर्ब हमें प्लूरल देना है, क्योंकि वो उसके होल ग्रुप को बताता है। ये वजह अभी आपके लिए काफी होगी। चलिए पॉइंट नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। जब हमने द की बात की है तो एक बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट दिमाग में आ रहा है, चलिए उसको भी स्टडी कर लिया जाए। देखिए जब हम बात करते हैं पोस्ट की, तो जब आप आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई जब पोस्ट की बात करोगे, पोस्ट, टाइटल, रैंक, इनकी बात करते हैं तो यहां पे हम लोग द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द का। तो इस पोस्ट को अगर मैंने एंड से जोड़ा, पोस्ट को अगर मैंने एंड से जोड़ा तो याद रखिए यहां दो तरीका है इसको यूज करने का। एक तो मैं दोनों के साथ द यूज करूं, ध्यान दीजिएगा, दोनों पोस्ट के साथ द यूज करूं, या तो मैं सिर्फ एक ही पोस्ट के साथ द यूज करूं। तो जब दोनों के साथ, दोनों पोस्ट के साथ द लगाइएगा आप तो वर्ब प्लूरल दीजिएगा सर, और जब एक ही पोस्ट के साथ द लगाइएगा तो वर्ब सिंगुलर रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप दोनों पोस्ट के साथ द जोड़ते हैं इसका मतलब ये भाई साहब अलग हैं और ये वाले भाई अलग हैं। लेकिन जब आप दो पोस्ट को दिखा करके द एक ही पोस्ट के साथ रखते हैं तो मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही भाई साहब हैं जो दो दो पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पूरा पैसा कमा रहे हैं। ध्यान दो, अगर हम बात कर लें द प्रिंसिपल
द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर प्रेजेंट। बिल्कुल सही है सेंटेंस भाई, लेकिन अगर यही सेंटेंस लिख दिया जाए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वेयर प्रेजेंट, अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेंटेंस गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दो पोस्ट को एंड से जोड़ रहे हैं और द एक ही बार दे रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति की वजह से वर्ब सिंगुलर आएगा, यहां वेयर का नहीं वाज का यूज किया जाएगा। कभी भी दिमाग में ये ना आने दें कि सर यहाँ पे द लगाइए तो वर्ब सही हो जाएगा ना, द सेक्रेटरी करेंगे दो आदमी हो गया। भाई अगर सेंटेंस में और कोई बात लिखा हुआ है जो बता रहा है कि दो व्यक्ति है, जहां से साबित हो रहा है कि दो व्यक्ति है, तो उस एंगल पे जाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं सोचेंगे। सेंटेंस अगर इतना ही है तो आप ये देखेंगे कि दो पोस्ट को जोड़ने वाला एक ही आर्टिकल द है, इस वजह से एक व्यक्ति की बात हुई और एक व्यक्ति के कारण वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए एक आखिरी पॉइंट पढ़ा दूं, ज्यादा ना हो जाए कहीं, इस वजह से एक आखिरी पॉइंट पढ़ा देता हूं। बहुत आसान पॉइंट, मुझे लगता है आप सारे लोग ये पॉइंट अच्छी तरह से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पॉइंट है हमारा मॉडल वर्ब से रिलेटेड। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉडल वर्ब में हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज, ऑट, ये मॉडल वर्ब का लिस्ट होता है। इन मॉडल वर्ब की एक खासियत होती है, सबसे पहले भैया यहाँ दो बदमाश मॉडल वर्ब होते हैं, एक होता है यूज्ड और एक होता है ऑट। ये दो बदमाश क्यों हैं? क्योंकि बाकी सारे मॉडल वर्ब से भिन्न हैं। बाकी सभी मॉडल वर्ब अपने बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। प्लूरल फॉर्म मतलब वर्ब वन। बार बार समझाता हूं मैं कि नाउन में एस लगा मतलब प्लूरल और वर्ब में एस या यस लगा मतलब सिंगुलर। तो वर्ब वन में तो एस और यस नहीं होता है ना, इस वजह से ये क्या है? प्लूरल है। तो मॉडल वर्ब, सभी मॉडल वर्ब अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं, लेकिन दो बदमाश हैं यूज्ड और ऑट जो अपने साथ 2+V1 लेके चलते हैं। आपको याद होगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इस टाइप के सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे। तो मॉडल वर्ब की अगर बात करूं तो उसको प्लूरल वर्ब चाहिए। जैसे आपने कहा ही विल कम, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ही विल कम। अगर आप गौर से देखें एक एग्जांपल, तो क्या ये सेंटेंस सही है? ही विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग, क्या ये सेंटेंस सही है? चेक करके देखिए तो विल यहाँ पे मॉडल वर्ब है और हमने यहाँ पे एक वर्ब का यूज किया जो वर्ब 4 है। क्या विल को डायरेक्टली ये वर्ब मिला? नहीं, विल को डायरेक्टली ये वर्ब नहीं मिला, पहले एक वर्ब और है, बी एक वर्ब होता है जो किस फॉर्म में होता है? वर्ब 1। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो समझ लो भाई, बी का वर्ब 2 होगा was और were, बी का वर्ब 3 है been, बी का वर्ब 4 है being और बी का वर्ब 5 है is। एम और आर को मैंने यहां रखने बोला है प्लूरल में। अगर हैव ले लो तो ये भी आसान हो जाए काम। हैव का V2 had, हैव का V3 had, हैव का वर्ब 4 having। एक दो कंडीशन में यूज नहीं होता है, बाकी सारे कंडीशन में यूज होगा। हैव का वर्ब 5 हैज, टेंस में पढ़ाऊंगा मैं उस बात को, घबराइएगा मत। अब अगर आप गौर से देखें तो बी एक V1 होता है, तो विल मॉडल वर्ब है, उसको V1 मिल गया, काम आसान हो गया, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। अगर आप इसको V1 नहीं देते, जैसे इसको मैंने हटा दिया और सेंटेंस दिख रहा है ही विल रीडिंग, अब सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि भैया आपने मॉडल वर्ब को वर्ब 4 दिया, उसकी चिंता नहीं है, आपने V1 नहीं दिया, बस इस बात का दुख है। तो मॉडल वर्ब को हर हाल में V1 चाहिए। तो एक फाइनल क्वेश्चन लिखता हूं आज के लिए, और ध्यान दें, सही बनाने का प्रयास करें। Should Ram has done it, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। Should Ram has done it, मॉडल वर्ब कौन है पता है? should। तो भैया should मॉडल वर्ब है तो अपने लिए तलाश करेगा किसकी? वर्ब 1 की। चलो तलाश पे निकलो। क्या राम वर्ब है? नहीं। आगे बढ़ो। क्या हैज वर्ब है? बिल्कुल हैज वर्ब है, हमने अभी भी देखा।
तो जब हैज वर्ब है तो कौन से फॉर्म का वर्ब है? ये वर्ब 5 है, जबकि शुड को कौन से फॉर्म में चाहिए था? वर्ब 1। ऐसे क्वेश्चन क्यों लिखा गया? क्योंकि कई बच्चे जानते हैं राम के साथ हैज लगता है। भैया यहाँ हैज राम के लिए नहीं आ रहा है, राम के लिए तो शुड आया। अब शुड अपना पेट भरेगा और शुड का पेट केवल V1 से भरेगा। तो शुड इस हैज को यहां से हटाएगा और इस हैज का V1 क्या लेके आएगा? हैव। और हमें बोलना चाहिए शुड राम हैव डन इट। देखो मैंने इस B3 को छेड़ा भी नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि हमें मॉडल वर्ब को वर्ब देना था और वो वर्ब हमें हैज को हैव बनाने से मिल गया। तो चलिए ये हमारा काम आसान हो गया। 2-3 वीडियो से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करें। अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, समय मिलते ही उसके ऊपर आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।